नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त हुआ। आज रंगमंच के सुहाने सफर में लखनऊ के वरिष्ठ निर्देशक जितेंद्र मित्तल जी। चलिए आपको जितेंद्र मित्तल जी से मिलवाते हैं। नमस्कार जितेंद्र मित्तल। नमस्कार मोहित भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो आपसे काफ़ी साल बाद मिल रहा हूँ, तो आप तो किस साल से नाटक में आए आप? भाई मतलब अगर शुरुआत कही जाए हाँ, तो 1967 बाप रे बाप, जब हम बहुत छोटे थे। हमारी पैदाइश है कस्बा गुलाउठी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की। तो हमारे यहाँ 3 लोग थे जो किसी जमाने में पारसी थिएटर से जुड़े रहे होंगे। राजकुमार कौशिक, राम प्रकाश कौशिक और नानक चंद हलवाई। ये लोग क्या करते थे दोस्त कि रक्षाबंधन खत्म होते के साथ ही ये रात को रिहर्सल शुरू कर देते थे, रात को 9 बजे से। और इनकी रिहर्सल्स चला करती थी इनकी रिहर्सल चला करती थी 1-1:30 बजे तक। हमारे घर से तकरीबन 6-7 घर छोड़ करके इनकी रिहर्सल्स होती थी। भाई हमें जो क्या कहते हैं बड़ा अच्छा लगता था। हम इनकी रिहर्सल्स में पहुंच जाया करते थे। हम इनसे रोल मांगते, हमें रोल नहीं देते क्योंकि हम तो यार वो चूजे थे, बच्चे थे। 67 मीन मतलब आपके 13 साल के थे। हमने बहुत रोल मांगा, इन्होंने हमें नहीं दिया। तो वो ये जो रिहर्सल्स करते थे, ये दशहरे के रावण दहन के बाद रामलीला के उसी स्टेज पर अपने 1-2 नाटक किया करते थे। रामलीला के स्टेज पर। अच्छा। तो हमें कीड़ा काटता था, देख करके कीड़ा काटन नहीं। तो राम की जो बारात निकलती थी, हाँ, राम जी की बारात निकलती, तो उसमें रामलीला समिति एक बैलगाड़ी और करीब तकरीबन 10 रुपए देती थी बैठने के। नहीं, उसमें कि आप स्टेज बना करके आप कुछ भी झांकी निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो दोस्त 13 साल का लड़का, हमने नाटक लिखा। मतलब पहला काम जो किया वो बतौर लेखक किया और नाटक लिखा क्रांति दूत। अच्छा, किसने लिखा? हमने। पहला नाटक आपने वहीं से शुरू 13 साल की उम्र में क्रांति दूत नाटक लिखा और हम खुद ही जो उसमें भगत सिंह बने और बैलगाड़ी पर ही फांसी पर लटके। तो कितनी देर लिखा? ये करीबन रहा होगा 18-19 मिनट का। 18-19 मिनट। तो आज की तारीख था, आज की तारीख में कहें तो वो कुछ भी नहीं थी। मगर आज जब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार शुरुआत बहुत अच्छी थी, अपॉर्चुनिटी तो मिली 13 साल की उम्र में। अब 14 साल जब नेक्स्ट ईयर फिर से हुआ तो उन लोगों ने किया नाटक वीर अभिमन्यु। उन लोगों ने, हाँ, उसमें आपने रोल किया? उसमें हमें रोल मिल गया नकुल का। अच्छा। और मजे की बात यह है कि आपके राधेश्याम कथावाचक ने बेचारे नकुल को कुल 1 डायलॉग दिया है पूरे नाटक और बैठना हर समय था। बैठना हर समय था। नाटक में उसको 1 डायलॉग दिया। वो डायलॉग मुझे अभी तक याद है। भ्राता गजब हो गया, हमारे कुल का दीपक अस्त हो गया। इतना बोलना था और उसको बोलते हुए दहाड़ मार करके फर्श पर गिर जाएगा, बस इतना था। तो ये थी हमारी शुरुआत। दोस्त, फिल्म अगर कहा जाए तो फिल्म ही हमारी सबसे बड़ी उस्ताद थी। तो उस कस्बे में थिएटर की बात करने वाले ये 3 लोग थे जो कि मतलब कहीं से ट्रेनिंग या कुछ नहीं, पारसी थिएटर देख करके उन्होंने सीखा था। तो हम फिल्म में देखते थे, फिल्म में देख करके एक्टिंग सीख रहे थे। बहुत सारी कोशिशें की, बहुत हाथ पैर मारे, मगर कहीं पर हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। अखबार में FTII पुणे का आया, हमने ऐड देखा, समझे,
तब भाई अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया। कामनी कौशल जी ने हमारा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने कहा गए, दिल्ली दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली गए। सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हो पाया। सिलेक्शन हो भी नहीं सकता था। मतलब हम उनको उस वक्त तो अफसोस हुआ था, मगर जब लखनऊ आ गए तब हमें लगा कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। उसके पीछे रीजन था, हमारा डिक्शन बहुत खराब था। उस समय बहुत ज्यादा खराब था। हमें बुलंद शहर बोलना नहीं आता था, हम बुलंद शहर बोलते थे। तो ऐसे आदमी को FTI में या कहीं पर, वहां से आप लौट आए। वहां से लौट आए, दिमाग लगाया। अच्छा मोहित, एक बात बता मैं, हम प्योर बनिया फैमिली को बिलोंग करते हैं, आरती फैमिली को। अच्छा। यहाँ पर कला संस्कृति का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहता। और वो लोग क्या कहते हैं, मतलब मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे परिवार ने ना तो उस वक्त और ना ही आज जब मैं 67 का हो गया हूँ, आप लोग कहते हैं कि मैं स्थापित रंगकर्मी हूँ, मेरे परिवार को उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको तो वो बनिया डंडी मार कितना कमाया, बस ये दिखता है कि हमारा क्या फायदा। ये थ्योरी जो है हमारे यहाँ के परिवार की बेसिकली थी। और तो बताऊँ, मेरे बच्चों को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि थिएटर क्या हो रहा है, फिल्म क्या हो रही है। उनसे कोई मतलब परिवार में ना मेरे से पहले ना मेरे बाद किसी तरीके का देन फिर क्या कहते हैं आपके सोचा कि क्या हो सकता है। तो लखनऊ में मेरे नाका हिंडोला पर बहन और बहनों ही रहते थे। अच्छा। उनसे रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कि मुझे लखनऊ बुला लो। तो पहले थे कहाँ आप? मैं गुलावटी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में थे। तो लखनऊ बुला लिया गया। मैं यहाँ के किसी में एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन करने लगा। देन फिर क्या कहते हैं आपके 19 जॉब कर लिया, क्योंकि उन्होंने बुला तो लिया मगर बोझ किसी के ऊपर बन नहीं सकते थे। और हमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई, क्लर्क का जॉब मिल गया। और फिर हम जो रविंद्रालय और दूसरी जगहों के चक्कर लगाना शुरू किए, देखना शुरू किए। कुछ बहुत मतलब ईमानदारी से, कोई तमीज नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था। बस दिमाग में सिर्फ एक बात बैठी हुई थी कि फिल्म करनी है, थिएटर नहीं करना, फिल्म करना है भाई। चेहरा ठीक ठाक था, मतलब पर्सनैलिटी थी और मतलब ये कि फिल्म करनी है भाई। वो फिल्म की तलाश में करते करते आखिर में 17 जनवरी 1977 को हम भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र के स्टूडेंट हो गए। 17 जनवरी 1977 को। और आपको बता, शुक्रगुजार हूँ गुरुवर राज, तो भारतीय हिंदू में मैं शुक्रगुजार हूँ पद्मश्री राज बिसारिया साहब जो गुरुवर रहे मेरे, और उनके साथ साथ हेमंत भाटिया साहब। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने जितना सीखा है उसमें से ज्यादातर हिस्सा हेमंत भाटिया साहब के पास को जाता है। कारण हम मोहित एक कस्बे के 19
स्टूडेंट्स में से रहे थे जो अंग्रेजी को जबरदस्ती ढोता है, होता आया मतलब किसी तरह से 35% 36% मार्क्स आ जाए और हम पास हो चल जाए। जाए। और बिसारिया साहब इंग्लिश के वहाँ पर रीडर थे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी और शेक्सपियरियन थिएटर की एक अथॉरिटी, वो कितना भी हिंदीकरण करें हमारे पल्ले नहीं नहीं पड़ता। होता था। ईमानदारी की बात है, नहीं पड़ता था तो नहीं पड़ता था, मगर इतना श्योर था हाँ कि इन दोनों लोगों ने हमारे अंदर जो रंगमंच का बीज बोया और रंगमंच की महानता को हमारे सामने रखा। और क्या कहते हैं, तुम्हारे बलराज पंडित और राजन सब्बरवाल जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करके जो जाना, तो कसम से दोस्त वो जो ऑडियंस से रेस्पॉन्स मिलता है, वो तो फिर हम दोस्त क्या कहते हैं उसके कायल हो गए और गुलाम हो गए। आपको सच बता रहे हैं, एक्टिंग करने के लिए जब तक सामने दर्शक रेस्पॉन्स ना न दे, अच्छा ना दे या बुरा ना दे वाली बात नहीं, जब तक वो रेस्पॉन्स ना दे तब तक थिएटर करने का असली सुख नहीं मिलता। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे करने के बाद फिर आप ये दूरदर्शन जो उसमें मैं बता रहा हूँ मोहित, जब आपने थिएटर शुरू किया होगा तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई चाय नहीं पिलाता होगा, अगर नहीं जेब में 25 पैसे हुए तो आप चाय पी सकते हैं। मतलब हमारे लखनऊ में तो यही था कि जो 25 पैसे कंट्रीब्यूट करेगा असल लोग उसके लिए चाय आ जाएगी। और अगर मेरी जेब में 25 पैसे नहीं हैं तो मेरा कोई साथी स्पॉन्सर कर दे। हाँ। और अगर साथियों की भी हालत वही थी जो हमारी थी, बेरोजगार ज्यादा थे, मगर तो थिएटर करने का जुनून था। थिएटर का जुनून था, तो होता ये था कि यार स्पॉन्सर नहीं कर पाया तो बेचारा आधा कप जो दे देता था हमें, आधा वो पी लेता था। तो दोस्त ऐसे थिएटर में आप मुझे बताएंगे कि आप सरवाइव कैसे करेंगे? आप उठा करके देख लीजिए, हिंदी रंगमंच के जितने भी बड़े दांव हैं, मैं लखनऊ से शुरू करता हूँ, डॉक्टर अनिल रस्तोगी, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, बिसारिया साहब, आपके क्या कहते हैं के.बी. चंद्रा जी, गोपाल सिन्हा, ये सब क्या कहते हैं, उर्मिल कुमार खपड़ियाल जी, ये सब लोग क्या कहते हैं सरकारी नौकरी की नाव में बैठ करके, मतलब इंक्लूडिंग मी, नाव में बैठ करके थिएटर की सेवा की है। तो दोस्त हमारी भी मजबूरी थी कि हम जो क्या कहते हैं नौकरी करना, बनने को हम लेखक बनते हैं, निर्देशक बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, मगर हमें पोस्ट पता है क्या मिली? इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में। भाई वो फैसिड मशीन आया करती थी, फैसिड उससे फिगर्स को आगे बढ़ाया करते थे, सारे दिन वो काम करते थे। और जैसे ही 5:15 बजते हम अपनी साइकिल उठाते सीधे रिहर्सल पर, रिहर्सल खत्म की तो खाना खाने बहन के घर जाना है, फिर वही बनिया परिवार, वो लोग 9 बजे सो जाने वाले। पहले यही था, वो लोग 9 बजे सो जाने वाले। अब हमारी रिहर्सल 9:30 बजे खत्म हो रही है हिंदी संस्थान में। हम साइकिल वहां से चलाते 10 बजे अपनी बहन के घर पहुंचते। हमारी छोटी वाली बहन जानती थी कि भाई नालायक है, वो बेचारी जागती रहती थी। और मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि आपके साइकिल खड़े करने की आवाज नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है मेरे दोनों बहनों में से कोई जाग ना आए। वो सुबह पूछा करते थे कितने बजे आया जितिन? अच्छा, ये पूछते भी थे। फिर भैया वहां से छूटते तो मकान मालिक को झेलना पड़ता।
पौने 11 बजे दरवाजा खोलने के लिए बड़ी किचकिच करता। ये सारी मौज थी। आज लगता है कि वो जिंदगी जो है बहुत ही प्यारी थी, मोहित कर पाते थे, कुछ करने का जुनून था। अब हम क्या कहते हैं भाई, हम दर्पण, संकेत, नक्षत्र, मेघदूत उस वक्त में बहुत ऊंचे पर थी, उनके सामने तो हम बिल्कुल बच्चे थे। बस एक ही तमन्ना रहती थी कि इनके बराबर काम करें, इनके साथ काम करें। और मोहित कुछ इनोवेटिव करने की हमारी हमेशा से रही। तुम्हें याद होगा 1981 में हमने यायावर स्क्रिप्ट बैंक सेवा शुरू कर दी और 1.5 रुपए में हमने लोगों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराई है। हाँ, उस समय मेरे ख्याल से 10-12 रुपए की थी आपकी 2 ठट की किताब। नहीं, स्क्रिप्ट्स जो क्या कहते हैं 81 से शुरू करके तुम्हारे 94 में बंद हुआ है। स्क्रिप्ट की रेंज कॉस्ट जो है 1.5 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक रही। 30 रुपए तक रही। जिसमें करीबन 90 पेज की स्क्रिप्ट है तो भाई उसे 2 रुपए में 1.5 रुपए में नहीं दे पाएंगे। साइक्लो स्टाइल खुद टाइप करते थे दोस्त, पहले साइक्लो स्टाइल स्टेंसिल्स निकालने के लिए खुद टाइप करते थे। तो वो स्क्रिप्ट बैंक जो है 14 साल चलाया। सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं प्रोवाइड कराई, जो हिंदी के चाहने वाले लोग हैं उन्हें उच्च स्तरीय साहित्य भी हमने 20% और 25% डिस्काउंट पर दिया। मालूम 100 की किताब 25% में 75 और एक और नहीं, एक बात और बता दें मोहित, 81 से लेकर के 94 तक चलाया, मगर दावा है आज तक हमारे काउंटर से या हमारे घर से कोई बंदा वापस इसलिए नहीं गया कि उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, उधर में देखा सब मतलब आपको स्क्रिप्ट लेनी है, आपको किताब लेनी है, आप ले जाइए। जब आपके पास पैसे हों दे जाइएगा। वहाँ भी अपनी लिखा नहीं दोगे तो यार किताब के ही तो मारे ना। और क्या है, नहीं आप ऐसा किसी ने ऐसा नहीं किया। देन फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे 81 में यायावर बनाया। आपने संस्था यायावर किस समय बनाया? 1981 में 16 सितंबर 1991, वो 1981। और फिर किताब लिखना कब से शुरू किया आपने, नाटक को लेखन? यार लेखन तो मेरा 1967 में शुरू हो गया था, वो क्रांति दूत से, जिसका कोई मायने नहीं था। जो बड़ी किताबी जब नाटक लिखने लगे आप? सबसे पहले मैंने मंटो की कहानी नंगी आवाजें उनको ड्रामेटाइज किया। उस वक्त हम लोग खोज में थे। भारतीय हिंदी नाट्य केंद्र के सेकंड बैच के जितने भी पास आउट थे, उन्होंने हेमेंद्र भाटिया साहब की छत्र छाया में एक बिल्कुल डिफरेंट सोच वाली संस्था बनाई थी, खोज। हाँ, तो खोज में उसको जो है मेरे मित्र स्वर्गीय अभी 2 साल पहले डेथ हुई है गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया। रवि नागर और आतमजीत सिंह जैसे लोग उसमें सिंगिंग पर थे और म्यूजिक पर थे। और आप ये पूछेंगे उसके प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ था? कितना पैसा प्रोडक्शन का? उस पूरे नाटक पर खर्च हुए थे दोस्त 109 रुपए। 109 रुपए अब तो सपना सा लगता है। 45 रुपए का मिनी रविंद्रालय। अच्छा, 45 रुपए का था? हाँ, विंटर्स में 45 का हो जाता था, समर्स में एसी लेना पड़ता था तो 90 का होता था। 90 और 11 रुपए दिए गए थे लिफाफे में रख करके आतमजीत सिंह को और रवि नागर को, और टोटल एक्सपेंडिचर्स थे 109 रुपया। तो पहला नाटक वो लिखा। देन फिर क्या कहते हैं 81 में दिल्ली में जहाँ मेरे बड़े भाई रहते थे, उस मोहल्ले में एक घटना हुई थी। उस घटना ने मुझे परेशान किया।
उस पर भी नाटक लिखा? उस पर नाटक लिखा प्यादा। प्यादा, हाँ बढ़िया नाटक है। प्यादा लिखा और प्यादा हफीज भाई ने किया, उसको लोगों ने देखा। दिल्ली जाता था तो नैमीचंद जैन साहब को, जे.एन. कौशल वगैरह को, इन सब लोगों को जो क्या कहते हैं देते थे। और ये लोग सब इसलिए रखते थे, उन्हें इन सब लोगों का मेरे से सिर्फ इतना ही वास्ता था, उन्हें लगता था कि ये लड़का कुछ करने के लिए तड़फ रहा है, ये परेशान है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो इन लोगों ने मतलब एक लड़का ही थे यार 81 में, 82 में एक लड़के के नाटक को पढ़ करके सजेशन देने का काम किया दोस्त। आपको बताएं, आपके माँ साहब, अच्छा, माँ साहब से को हम जानते थे, माँ साहब हमें नहीं जानते थे। हम सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी से अनुदान लेने के लिए गए थे, दिल्ली गए थे। लंच में भूख लगाई तो हम श्री राम सेंटर आ गए। खाना मिलता था। माँ साहब चाय पी रहे थे, किसी मीटिंग अटेंड करने गए थे माँ साहब। तो आपको जानते थे कि आप उन्हें जानते थे? मैं उन्हें जानता था, वो आपको नहीं पहचानते? मैं उनसे अनुमति लेकर के उनके सामने बैठा। अच्छा, कि बैठ जाऊं? बोले यार तुम्हारा नाम तो सुना है। अच्छा से बोला। कोई कह रहा था कि परेशान आत्माएं हैं, साला पता नहीं क्या करना चाहता है। परेशान आत्मा? चलो कुछ खा लो, मैं तो चाय पीऊंगा। अरे पहली बार मिले हो, चलो हम आलू चाप खा रहे थे। वो आलू चाप पसंद था दोस्त। हमने उनसे बात करी, उनके पास मैनेजमेंट के जो गुरु थे वो बताया आपको? उन्होंने हमें जो है 4-5 शेयर कर दिए दोस्तों। मुझसे बोले अरे चूतिए हो, ये स्टाइल चूतिए हो, करना बहुत कुछ चाहते हो मगर जानते कुछ नहीं। करना सब कुछ चाहते, जानते कुछ नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किया हुआ बहुत लोगों की मदद। बोले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कभी कानपुर आके मिलो। कानपुर में मेरी बहन भी थी ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा ऐसा मैं चौथे दिन ही जो है पहुंच गया। मैं सबसे टाइम लिया भाई, 1.5 घंटे में माँ साहब ने, मैंने कोई मतलब डायरेक्शन के या एक्टिंग के कोई सिद्धांत नहीं बताए। 1.5 घंटे में उन्होंने मैनेजमेंट की सारे गुण सिखा दिए। और जब मैं उनके यहाँ से निकला हूँ तो यायावर के पास जितने नाटक तैयार होते थे वो हर एक नाटक आपके क्या कहते हैं मर्चेंट्स चैम्बर में होता था। वो जो आपके इनकी संस्था थी कला नयन से वो, हाँ वो महीने के तीसरे शुक्रवार को, तीसरे शुक्रवार को कराते थे, या हो सकता है मुझे दिन याद नहीं। हाँ 500 रुपये बादशाह मुझे उनसे दिला देते थे। दोस्त मैं तो पागल था, मुझे 500 रुपये मिलने में मेरा खर्चा नहीं पूरा होता था, क्योंकि उसमें किराया भी होता था, खाना भी होता था, नाश्ता कला नैन वाले जरूर कराते थे। तो मगर माँ साहब ने मेरे तकरीबन 11 नाटक कानपुर में कराए, कानपुर में मर्चेंट्स चैम्बर में कराए। भाई साहब किसी एक नए डायरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो क्या? फिर आपका स्टैंड लग गया फिर तो मतलब
फिर उसके बाद मंत्रिमंडल लिखा। हाँ, मंत्रिमंडल हुआ। आप उन दिनों में क्या कहते हैं, आपके ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ईमानदारी के झंडा बरदार थे। हाँ, हम उनसे बहुत प्रभावित थे, तो हमने उसमें बैजनाथ का चरित्र किया गढ़ा मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल में। इंस्पायर्ड बाय विश्वनाथ प्रताप सिंह। और 9 अगस्त 1986 को रविंद्र हॉल में उसका शो किया। शो किया। बस 9 अगस्त 1986 वो दिन है कि जब लखनऊ वालों ने हमें जो बतौर लेखक एस्टेब्लिश कर दिया, एस्टेब्लिश मान लिया, मान नहीं करेगा। हाँ, मैंने मान लिया। यायावर संस्था को भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन कर दिया, लोगों ने दे दिया। मतलब वो एक जो जिसे कहते थे हाइपर होकर के हम दौड़ रहे थे उस समय। कि हमें जो क्या कहते हैं खुद को साबित करना है, अपनी संस्था को साबित करना है, ये साबित करना है कि हमारा कोई भी काम होगा मोहित, वो मोहित से अलग हटके होना चाहिए कि उस पर कहीं पर हमारी व्यक्तिगत छाप हो। जो फरवरी 91 में अचानक एक दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हमने यायावर रंगमंडल खोल दिया। अभी तक स्थिति वही है मोहित, लखनऊ में क्या पूरे हिंदी रंगमंच थिएटर की, कि अगर आपकी पॉकेट में चाय के पैसे हैं तो आप चाय पी सकते हैं, और नहीं तो नहीं पी सकते हैं। महिला कलाकारों को कन्वेंस दिया जा रहा था सिर्फ आने जाने का, मानदेय उनको भी नहीं था। सही बात। ये 91 की बात कर रहा हूँ। हमने कहा नहीं, कुछ दिया जाए। ये यायावर रंगमंडल है, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, मगर कुछ शो होना चाहिए, कहीं पर महसूस होना चाहिए कि रंगकर्मी और अभिनेता भी कुछ हैं। दोस्त, हमने कहा कि रंगमंडल है और रंगमंडल से जितने भी नाटक होंगे वो चाहे नए हों या पुराने हों, उसमें अभिनेता को प्रति प्रदर्शन 100 रुपया देंगे। साथियों ने कहा पागल है, घर वालों ने कहा कि ये जो महापागल, घर को बर्बाद कर देंगे, बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। कह तो दिया है, एक नाटक में 23 कलाकार हैं, 2300 रुपया तो आपका यही हो गया। और आपको यकीन दिलाएं, बगैर कहीं से एक पैसे की ग्रांट पर हमने दोस्त 23 महीने में रंगमंडल से 29 परफॉर्मेंसेस किए और 60 परफॉर्मेंस में 100 रुपये प्रति कलाकार भुगतान हुआ है। और एक और खास बात बताएं आपको, हमारा मैक्सिमम भुगतान जो है ग्रीन रूम में हुआ है। अच्छा, शो के बाद लिफाफा ऑलरेडी तैयार है। स्टेज पे नहीं करते थे? नहीं, अच्छा, स्टेज पे मतलब सम्मान कर दिया। हाँ, हाँ वो कर दिया, मगर स्टेज पे पैसा लेना देना वो कलाकार का अपमान है। आपने आपका दे ये सही, लिफाफे तैयार है, सब कुछ पकड़ा दो। ग्रीन रूम में जैसे ही परफॉर्मेंस के बाद चाय पियेंगे, आपका लिफाफा। बहुत लंबी बात होगी, तुम टेलीकास्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये बताइए, आपने अब तक कितने नाटक लिखे हैं? दोस्त, नाटक लिखे हैं मैंने 29। आखिरी नाटक कौन सा आपका? आखिरी नाटक मेरा है बेहतर है नहीं, चल खुसरो घर आपने। ये किस सन में लिखा? ये अभी 2.5 साल पहले। उसके बाद आपने क्या लिखना बंद कर दिया कि अभी कुछ लिखने का? ये मोहित, हमारे साथ पता क्या है, हम सोच के नहीं लिख पाते।
अचानक जैसे हमारे को अचानक कोई चीज हमारे सर पर जब 2-3 दिन तक हमें हॉन्ट करने लगती है। अच्छा अच्छा। मतलब अगर तुम हमसे कहो कि भाई ये 2,000 रुपये ये एडवांस है और हम आपको 20,000 रुपये और देंगे, आप हमें स्क्रिप्ट लिख दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सिलसिला ही शुरू नहीं होता। हमारा सिलसिला एक बार स्टार्ट लेने की देर है, फिर बस चल पड़ा फिर। और फिर अगर क्या कहते हैं वो एक बार चल गया तो ना हम सो पाते हैं, ना क्या कहते हैं हग पाते हैं, उसी में खो जाते हैं। बस उसी में वो चरित्र हमारे जो है हमसे लड़ते रहते हैं, अपना हिस्सा मांगते हैं। तुमने मुझे यहाँ पे कमजोर कर दिया, इसको सही करो, यहाँ पे फंस जाऊंगा मैं। वो सारा जो है फिर वो हमें 7-8 दिन के अंदर ये प्रोसेस हमारा जो है कंप्लीट होता है और हम 3-4 दिन से अपने रफ नोट्स लेना शुरू कर देते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं 3 या 4 बार चंक लेते हैं, 15-20 दिन का गैप करके फिर से उसी मुद्दे पर सोचना, तब जा करके वो। तो इस समय भी कोई लिखने का काम नहीं कर रहे हैं? इस समय तो यार कोरोना झेल के चुके हैं भाई। आप तबीयत खराब थी, आप अस्पताल में भी थे बहुत दिन, भगवान ने आपको ठीक भी कर दिया और आज समय स्वस्थ भी है। नहीं ये तो अच्छा, फिर आपने सेंचुरी बुड्ढा भी अभी तबीयत ठीक होने के बाद किया कि उससे पहले किया था अभी सेंचुरी बुड्ढा? नहीं, सेंचुरी बुड्ढा तो हमने क्या कहते हैं 2004 में शुरू किया था दोस्त, और बीच में शायद शो किया है। नहीं, शो नहीं किया है उसको आपने, वो हमने लिखा था कि हमारी अगर ईश्वर हमसे आखिरी इच्छा पूछे तो हम कहेंगे कि हमें एक सेंचुरी बुड्ढा का कामयाब शो बख्श दो। तो अब सुना कि 100 की कगार पे आने वाला है। नहीं अभी 89 हुए हैं। 89 हुआ है ना? 89 हुए। एक्चुअली इसमें झामा बहुत है, वो कहीं भी छोटी मोटी जगह पर नहीं हो सकता। और मैंने अभी आपको बताया था कि दर्शक ऑडियंस का रेस्पॉन्स एक्टर को तो वो उसमें क्या कहते हैं जब तक खचाखच भरा हॉल ना हो और हॉल में जो क्या कहते हैं बुढ़े के चाहने वाले ना हो, तब तक दोस्त मजा नहीं आता, एक्ट करने में मजा नहीं आता। और कभी कभी तो मतलब ऐसे ही एक्टिंग करने को मिलती है कि हम क्या बताएं, मस्त हो जाते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं इस समय? थोड़ा सा अब क्या रंगमंच पे फिर सक्रिय होंगे? नहीं, देखो दोस्त, जब तक ईश्वर इस शरीर को चलाए रखेगा तब तक तो रंगमंच से हमारा नाता रहेगा। रंगमंच से नाता छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये बात दूसरी है कि आपके कोविड की वजह से सभी लोग पूरे देश के हालात बहुत खराब हुए हैं, हम कलाकारों के भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। रंगमंच हमेशा से किसी ना किसी के सहारे तलाश करता रहा है। रंगमंच अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहा। कोविड की वजह से जो लोग रंगमंच को सपोर्ट करते थे, जिनसे क्या कहते हैं कुछ धनराशि मिल जाती थी, स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, वो सब लोग खुद ही परेशानी में आ चुके हैं। इस समय परेशानी में आ चुके हैं। आपके ऑडिटोरियम बंद हैं, ऑडिटोरियम खुल भी जाए तो दर्शक गवर्नमेंट की पाबंदी की वजह से हम बुला नहीं पा रहे हैं। 50%, 60%। तो देखिए ये हालात जो है मोहित भाई बिल्कुल डिफरेंट हैं। 100 साल में एक बार आते हैं। तो ये बात दूसरी है कि हम लोगों के सामने आए हैं, 100 साल में एक बार आते हैं। और आपको एक बात बता दूं, मैं 23 दिन हॉस्पिटल में रह कर बहुत कुछ सब लोग भोग चुका हूँ। मतलब आपको बताऊं कि 23 अप्रैल को तो मेरे आईसीयू वार्ड में एक रात में 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है।
आप समझ सकते हैं कि 8 लोगों में से 3 की डेथ हो गई। 3 की डेथ हुई है जो कि आपके आईसीयू में हैं, बेस्ट मेडिकल सपोर्ट पा रहे हैं। तो वो बुरे दिन इस मुल्क ने देखे, मगर लड़ाई को बहुत बहादुरी के साथ हमारे देश की जनता ने, हमारी व्यवस्था ने उसको संभाला है। जल्दी ये बुरे दिन गुजरेंगे, गुजर जाएंगे, अच्छी बात फिर है। से हंसी खुशी के दिन आएंगे और हम रंगमंच में सक्रिय हो जाएंगे। अरे हमारी तमन्ना सेंचुरी बुड्ढा का एक शो कर लेने की है। ये हो जाएगा, आप चाहेंगे तो। हाँ। मैं चाहता हूँ आप सेंचुरी बुड्ढा वाला रोल आप ही करते थे। जी, हम मैं- चाहते थोड़ा सा दर्शक को डायलॉग, जी, थोड़ा सा एक मैं ही करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा। आपने अचानक कह दिया है। अरे 100 कहे तो डायलॉग याद छूट गया, ऐसा तो है नहीं। मालिक बुखार चढ़ाया है, अब की बार शायद आप मुझे बचा नहीं पाएंगे मालिक। क्या कहते हैं मालिक? आपने तो कहा था मुझे जिंदा रखूंगा, मेरी दवा दारू करूंगा। अब बताइए, अगर जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? आपने अचानक कहा। जब आप गेटअप वेटअप पहनते तो लगते नहीं है कि जितने मित्तल जी के रोल कर रहे हैं, वो लगता कोई एक सेंचुरी बुड्ढा रोल कर रहा है। दोस्त तो आप पोस्टर देखें, दोस्त उस रोल के साथ क्या होता है कि मैं 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले आप से makeup- ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता हूँ। तो हाथ मतलब मुझे कुछ मतलब अगर आप मुझसे उस वक्त कोई सवाल पूछते तो मैं नहीं हैं बता- संस्था के संबंध में नहीं पूछते बता हैं पाएंगे। या तो आप उसी- शो में क्या है, मैं उसका सही जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं तो उसी रोल में हूँ इस समय। मैं उस रोल में हूँ और मतलब आपको बता रहा हूँ, जैसे मेकअप के लिए बैठता हूँ। तो मेकअप कौन आप ही करते हैं उसका? नहीं, उसको पहले हेम सिंह जी किया सिंह करते करते थे। और हेम सिंह जी के जाने के बाद मनोज वर्मा करता मनोज है वर्मा कर रहे हैं। और मेरे मेकअप में 1.5 घंटा लगा। हाँ देखा भाई, वो गेटअप ऐसा है, वो आए हो जाए और करने लगे। 1.5 घंटा लगा। पहले आपको बैठना, प्रिपेयर होना है। मैं मोहित आपको बता रहा हूँ कि सेंचुरी बुड्ढा में बाछा का रोल करना मेरे लिए एक बिल्कुल अलौकिक सा अनुभव है। अरे वो जैसे ही तुम, मैं 67 साल बंगला फिल्म भी देखी है। मैं 67 साल का हो गया हूँ, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। जैसे ही तुम मेरे सेंचुरी बुड्ढा की डेट फिक्स कर दोगे, मेरे ऊपर सारे के सारे जो राइडर्स लग जाएंगे और अब मुझे क्या कहते हैं, बाछा के रोल के लिए खुद को तैयार करना है। फिर करना पड़ता है। डेट फिक्स होते के साथ ही मैं वो करूँ, उस कैरेक्टर में आने लगते हैं। वो आने लगते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। बहुत कलाकारों को तो यही तो मजा आता है कि दर्शक के सामने अपना अभिनय परफॉर्म करना। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऑडियंस से इस नाटक में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, समझे? चलिए, हम सोचते हैं कि भगवान करे आपका ये शो एक शो और अच्छा हो। हम चाहते 100 तक आप कर लें, एक कामयाब शो हो जाए। ये भी एक कानपुर में इतिहास में रहे कि सेंचुरी बुड्ढा 100 शो हुए। दोस्त, आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मुझे जो हिंदी रंगमंच की हालत है उसको देखते हुए नहीं लगता कि ये नाटक अपने 11 शोज और पूर्ण कर पाएंगे। ये मतलब इस नाटक के साथ नहीं, रंगमंच को लेकर के नहीं। आप ये समझिए ना, रंगमंच को दर्शक कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा दर्शक इस समय दर्शक नहीं है, उतना और दर्शक नहीं है तो वैक्यूम में तो आप थिएटर नहीं कर सकते। तो मुझसे कहो कि 25-30 लोगों के लिए सेंचुरी बुड्ढा कर दो, मैं नहीं करूँगा। वो बात आप दिखा भी नहीं पाएंगे और दर्शक नहीं होता तो अभिनय का जो हम दिखाना चाहते हैं परफॉर्म नहीं आता सर। मतलब संलागत कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसके लिए जा रहे हैं? सेंचुरी बुड्ढा के लिए दर्शक को मालूम होना चाहिए कि वो एक नाटक देखने आ रहा है, एक ऐसा नाटक जो थोड़ा डिफरेंट है।
जो दोस्त है उसको मजा है, अदरवाइज तो मजा ही नहीं है। वैसे एक बात ना, हाँ। स्थितियां सामान्य होते के साथ ही मेरी योजना है कि इस नाटक के 3 शोज लगातार हाउसफुल करूंगा। और लखनऊ में, लखनऊ भी करूंगा। ये मैं आऊंगा। उसके पीछे क्या कहते हैं, मेरे 2 शिष्यों ने हाँ। आज जो मुकाम हासिल कर लिया है, उनके नाम पर मेरे 3 शोज हाउसफुल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक रोहित चौधरी है, जी हाँ, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेजुएट है। अच्छा। और बरेली की बर्फी में और किया था आपके 3-4 फिल्मों में आ चुका है। हाँ, ध्यान है। उसने गोपी का रोल किया है। अच्छा। सुशील जी की बेटी हिमा सिंह, हाँ। जो FTII की ग्रेजुएट है, फिल्मों में काम कर रही है, उसने पद्मा का रोल किया है। अच्छा अच्छा। और इन दोनों बच्चों ने ये वायदा किया है कि सर हमारी कहीं भी कोई भी कुछ भी व्यस्तता हो, आप कहेंगे तो हम आपके 3 शोज करने आ जाएंगे। और मुझे पक्का यकीन है ये रोहित और हिमा के पोस्टर्स लगेंगे शहर में, तो हाउसफुल होना निश्चित तौर पर। मतलब फिर मजा आएगा। मैं अपने बच्चों के सहारे 3 शोज हाउसफुल करके ले जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। तो योजना है। चलिए, ठीक है, मगर वक्त लगेगा सब। चलिए, आपसे बहुत लंबी बात हुई, बहुत समय दिया। हमने भी दिल खोल के बात, कम से कम ये आदत तो रह जाएंगी, इतने दिन आपके साथ दिल खोल करके बात की। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको सुनाता हूँ। बैठिए ये हमारा आपके बुजुर्गों का सम्मान है आपके लिए। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। हमारा इसको डायरी अपना में छोटा था। थैंक यू। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ।